नेपाल में ओली सरकार के खिलाफ नौजवानों ने मोर्चा खोल दिया है। सोशल मीडिया पर पाबंदी के खिलाफ नेपाल में आज जमकर बवाल हुआ। फैसले से आग बबूला प्रदर्शनकारी संसद तक घुस आए। हालात बिगड़ने के बाद कर्फ्यू का ऐलान कर दिया गया। दरअसल केपी ओली की सरकार ने 4 सितंबर को फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, व्हाट्सएप समेत 26 सोशल मीडिया ऐप्स पर बैन लगा दिया था। नेपाल सरकार का कहना है कि बैन तभी हटेगा जब ये कंपनियां नेपाल में अपना दफ्तर खोलेंगी, जिसने ओली सरकार की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। सोशल मीडिया पर बैन के विरुद्ध नेपाल के युवाओं ने आर पार युद्ध का ऐलान कर दिया है। नेपाल के नौजवानों का ये आक्रोश सड़क से संसद तक देखने को मिला। करप्शन और सोशल मीडिया बैन के खिलाफ बेकाबू भीड़ संसद भवन में घुस गई। बवाली प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए पुलिस ने वाटर कैनन और आंसू गैस के गोलों का भी इस्तेमाल किया, लेकिन उग्र प्रदर्शनकारियों का गुस्सा 7वें आसमान पर था। काठमांडू में हालात बिगड़ते ही कर्फ्यू का ऐलान कर दिया गया। भारी संख्या में पुलिस और सुरक्षा बलों की तैनाती की गई है, लेकिन युवाओं का गुस्सा 7वें आसमान पर है, जो आने वाले दिनों में ओली सरकार के लिए और ज्यादा मुश्किलें खड़ी कर सकते हैं। नेपाल में हुई हिंसा में अभी तक 19 लोगों की जान चली गई है। सरकार ने दंगाइयों को देखते ही गोली मारने के आदेश दे दिए हैं। सोशल मीडिया पर बैन की आग से पूरा का पूरा काठमांडू इस समय सुलग रहा है। नेपाल में हजारों युवाओं के आंदोलन के पीछे की पट कथा पहले ही लिखी जा चुकी थी। बस उसे अंजाम तक पहुंचाने का इंतजार था, जिसे इन तस्वीरों ने आज पूरा कर दिया। सरकार ने टिकटॉक पर बैन नहीं लगाया तो लोगों ने इसी प्लेटफॉर्म पर वीडियो डालकर आंदोलन शुरू कर दिया। नेताओं के बच्चों की ऐश और आम लोगों की बेरोजगारी की तुलना की गई। बहुत सी वीडियो और हैशटैग रीस्टोर और इंटरनेट जैसे हैशटैग वायरल हुए। प्रदर्शन में जेनजी स्कूल यूनिफॉर्म में शामिल हुए। नौजवानों का आंदोलन दिखाने की कोशिश की गई। 28 साल से ऊपर के लोगों को प्रदर्शन में आने ही नहीं दिया। इन्होंने सोशल मीडिया चालू करने, भ्रष्टाचार बंद करने, नौकरी और इंटरनेट एक्सेस की मांग रखी। 8 सितंबर की सुबह हजारों की संख्या में युवा काठमांडू की सड़कों पर आ गए। जम्मू कश्मीर के कुलगाम में गुड्डूर के जंगलों में आतंकवादियों और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़ शुरू हुई। सेना के जवानों ने लश्कर के आतंकी आमिर डार को मार गिराया, जो लश्कर तैयबा से जुड़ा बताया जा रहा है। इस मुठभेड़ में एक जेसीओ समेत 2 जवान घायल हुए। जंगल में लश्कर के 2 से ज्यादा आतंकी अभी भी छिपे होने की खबर है। और इसी बीच सेना और आतंकियों के बीच हुई मुठभेड़ में जवानों ने एक आतंकी को मार गिराया। मारे गए आतंकी की पहचान आमिर डार के रूप में हुई है। शोपियां जिले का रहने वाला डार लश्कर ए तैयबा से जुड़ा बताया जा रहा है। जानकारी के मुताबिक जंगल में लश्कर के 2 से ज्यादा आतंकी अभी भी छिपे हैं। सेना और आतंकियों की तरफ से गोलीबारी जारी है। जोरदार धमाके जो है यहाँ पर हो रहे हैं और पूरा ये इलाका जो है जंगल है, घने जंगल है और यहाँ पर लगातार फायरिंग जो है हो रही है। सेना ने इसे ऑपरेशन गुड डर नाम दिया है। मुठभेड़ में एक जेसीओ समेत 2 जवान घायल हुए हैं। फिलहाल कुलगाम में सर्च ऑपरेशन जारी है। इलाके में तलाशी अभियान चलाया जा रहा है। और वहीं दूसरी तरफ जम्मू कश्मीर समेत कई राज्यों में आतंकवादी साजिश मामले में एनआईए की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। जानकारी के मुताबिक देश भर में 22 ठिकानों पर एनआईए ने छापा मारा है। रेड के दौरान एनआईए ने कई लोगों को धर दबोचा। मतलब एक तरफ जम्मू कश्मीर में आतंकियों को ठिकाने लगाया जा रहा है, तो दूसरी तरफ आतंकी साजिश में शामिल लोगों को पकड़ने के लिए छापेमारी जारी है। आतंकी साजिश मामले में एनआईए ने कई राज्यों में रेड मारी है। एनआईए ने जम्मू कश्मीर में 9 ठिकानों पर, बिहार में 8 लोकेशन पर, यूपी में 2 ठिकानों पर और कर्नाटक, महाराष्ट्र, तमिलनाडु में 1-1 ठिकाने पर छापेमारी की है। एनआईए ने देश भर के 22 ठिकानों पर रेड की। छापेमारी के दौरान एनआईए की टीम ने कई इलेक्ट्रॉनिक उपकरण और दस्तावेज बरामद किए हैं। एनआईए ने आतंकी साजिश में शामिल कुछ लोगों को गिरफ्तार किया है। पूरा मामला इंटरनल सिक्योरिटी से जुड़ा हुआ बताया जा रहा है। इसी मामले में एनआईए की टीम की तरफ से छानबीन की जा रही है। एनआईए जून महीने में भी एक साथ 32 ठिकानों पर छापेमारी की थी। अगली खबर का रुख करेंगे। बॉर्डर पर घुसपैठ करने वालों के खिलाफ भारतीय सेना ने एक नया प्लान तैयार कर लिया है। भारतीय सेना उत्तरी और पश्चिमी सीमा पर एडवांस रडार सिस्टम लगाने की तैयारी में है, जिससे बॉर्डर से आ रहे ड्रोन को पलक झपकते ही मार गिराया जा सकता है। तो ड्रोन अटैक के लिए अब सेना पूरी तरह तैयार। जैसे ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत की सेना ने पाकिस्तानी ड्रोन और मिसाइलों को तबाह कर दिया था। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान ने रात के अंधेरे में भारत पर कई ड्रोन हमले किए थे। इनमें से ज्यादातर ड्रोन को सेना ने हवा में ही मार गिराया था। सेना ने हर तरह से दुश्मन को नेस्तनाबूद करने का फैसला किया है। भारतीय सेना उत्तरी और पश्चिमी सीमा पर एडवांस रडार सिस्टम लगाएगी। सेना ने 45 लो लेवल लाइट वेट रडार,
48 एयर डिफेंस फायर कंट्रोल रडार और 10 लो लेवल लाइट वेट रडार का प्रस्ताव मांगा है। इनकी रेंज करीब 50 किलोमीटर होगी, जो एक बार में 100 टारगेट को ट्रैक कर सकता है। रडार का सर्वेलेंस नेटवर्क बेहद मजबूत होगा, जो मुश्किल से मुश्किल हवाई हमलों को भी ढूंढकर ट्रैक करेगा और फिर उन्हें हवा में मार गिराएगा। दिल्ली के लाल किला परिसर से 1 करोड़ का कलश चुराने वाले आरोपी को पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है और साथ ही कलश भी बरामद कर लिया गया है। लेकिन बड़ा खुलासा ये है कि इस चोरी में 2 आरोपी और हैं जो अभी फरार हैं, जिनकी जल्द गिरफ्तारी की बात पुलिस कह रही है। जैन धर्म के कार्यक्रम से कलश चोरी करने वाले आरोपी को दिल्ली क्राइम ब्रांच ने यूपी के हापुड़ से गिरफ्तार किया है। पूछताछ में आरोपी ने खुलासा किया है कि 3 कलश चोरी किए गए थे, जिसमें से 1 कलश बरामद किया है, जबकि आरोपी के 2 साथी और 2 आरोपी अब भी फरार चल रहे हैं। बता दें कि 6 सितंबर को लाल किला परिसर में जैन धर्म का धार्मिक अनुष्ठान चल रहा था। इसी दौरान पुजारी के कपड़े पहनकर आरोपी गुस्सा और झोले में कलश रखते हुए सीसीटीवी में कैद हो गया था। इसके बाद चोरी की जानकारी लगते ही पुलिस को जानकारी दी गई थी। इसी के आधार पर गिरफ्तारी हुई है, लेकिन अब चुनौती बाकी 2 आरोपियों और कलश बरामद करने की है। अवैध अतिक्रमण को लेकर दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने एक कड़ा संदेश दिया है। पूर्वी दिल्ली में जब प्रशासन का पीला पंजा चला तो उसने ये नहीं देखा कि सामने मंदिर है या फिर मदरसा, बल्कि उसने सिर्फ और सिर्फ अवैध अतिक्रमण को देखा और पल भर की कार्रवाई में सब कुछ जमींदोज कर दिया गया। पहले तो भरोसा ही नहीं हुआ कि बीजेपी की सरकार में एक मंदिर पर बुलडोजर क्यों चल रहा है, लेकिन जल्द ही साफ हो गया, ये मंदिर पर नहीं, मंदिर में किए गए अवैध निर्माण पर था। प्रशासन का बुलडोजर पूर्वी दिल्ली के गाजीपुर डेयरी फार्म पहुंचा था। इस दौरान भारी संख्या में पुलिस बल की भी मौजूदगी थी, क्योंकि मामला मंदिर से जुड़ा था। दरअसल यहां सरकारी जमीन को घेरकर मंदिर परिसर में 15 दुकानें व एक हॉल बना लिया गया था। दिल्ली शहरी आश्रय सुधार बोर्ड ने दिल्ली पुलिस की मौजूदगी में यह कार्रवाई की गई। अवैध तरीके से बनाई गई दुकानों से मंदिर समिति किराया वसूल रही थी, इसीलिए मंदिर प्रशासन की ओर से भी इस कार्रवाई पर किसी तरह का विरोध नहीं दर्ज कराया गया। केंद्र हो या फिर राज्य, जब भी कोई नई योजना शुरू होती है तो उसका क्रेडिट लेने की होड़ मच ही जाती है। अब बिहार में महिलाओं को रोजगार देने के लिए शुरू हुए मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना को लेकर तेजस्वी यादव ने नीतीश सरकार पर तंज कसा है और इसे अपनी मां बहन सम्मान योजना की कॉपी करार दिया है। यही नहीं, महागठबंधन ने माई बहन योजना के लिए फॉर्म भरवाना भी शुरू कर दिया है, जिसे लेकर सरकार ने अब चेतावनी दी है। तेजस्वी यही नहीं रुके, उन्होंने तो यहाँ तक कह दिया कि जब नकल ही करना है तो बिहार को नकलची सरकार की क्या जरूरत है। ये नकलची सरकार, इनके पास अपना खुद का कोई विजन नहीं है। ये सारे हम लोगों के बात को, हम लोगों के काम को लागू कर रहे हैं। इसलिए जनता कह रही है कि भाई डुप्लीकेट सीएम नहीं चाहिए, ओरिजिनल सीएम चाहिए। गौरतलब है, मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना को नीतीश सरकार का मास्टर स्ट्रोक माना जा रहा है, क्योंकि चुनाव दर चुनाव महिला मतदाता गेम चेंजर साबित हुई हैं। 2010 के चुनाव में जहां 51.12% पुरुष वोटर्स ने वोट किए, वहीं महिला मतदाताओं की संख्या रही 54.49%। 2015 में पुरुषों की हिस्सेदारी थी 53.32% तो महिलाओं की रही 60.48%। इसी तरह 2020 के चुनाव में पुरुष मतदाताओं की भागीदारी रही 54.45% और महिलाओं की हिस्सेदारी रही 59.69%। ऐसे में जब इस योजना का लाभ इसी महीने मिलने वाला है तो तेजस्वी झुंझलाएंगे ही। राहुल गांधी ने वोट चोरी का मुद्दा उठाकर विपक्षी सियासत को एक नई धार दे दी है। जी हां, बिहार चुनाव को देखते हुए वोटर अधिकार यात्रा भी अब जोर शोर से निकाली गई। चुनाव आयोग पर आरोप लगाया गया कि अल्पसंख्यक और दलित वोटर्स के नाम हटा दिए गए हैं। लेकिन अब बिहार के ही मुजफ्फरपुर से आया है एक चौंकाने वाला मामला, जहां हिंदुओं के बंद पड़े मकान के पते पर मुसलमान मतदाताओं का नाम वोटर लिस्ट में चढ़ा हुआ पाया गया। वोटर नंबर 1, इनके गृह संख्या में 8 मुस्लिम वोटर्स के नाम। वोट नंबर 2, इनके गृह संख्या में 12 मुस्लिम वोटर्स के नाम। वोट नंबर 3, इनके घर के पत्ते पर 8 मुस्लिम वोटर्स के नाम। वोटर लिस्ट की जिन गड़बड़ियों को दुरुस्त करने को लेकर एसआईआर की शुरुआत की गई थी, वो अब ठीक नहीं हो पाई। उल्टा उसमें इतनी बड़ी गलती उजागर हुई है कि हड़कंप मच गया। मुजफ्फरपुर के मोहनपुरा के वार्ड नंबर 5 और 6 में हिंदू परिवारों में मुस्लिम मतदाताओं का नाम चढ़ा दिया गया है। वोटर लिस्ट की ये गड़बड़ी सामने आने के बाद यहाँ के लोग डरे हुए हैं। डरने की तो बात है सर, मेरे गृह संख्या में कुल आबादी 6 है, उसमें 8 मुस्लिम को जोड़ दिया गया है। हमारे गांव में मुसलमान है नहीं। यही नहीं, हिंदुओं के बंद पड़े घर के पत्तों पर भी मुस्लिम वोटर्स का नाम दर्ज कर दिया गया है। मेरे हाथ में जो SIR 25 की कॉपी है,
इसमें आपको जुगल किशोर ठाकुर के घर में देखें तो 8 मुस्लिमों के नाम यहाँ पर इनके घर के नाम पर चढ़ा दिया गया। मतलब SIR से जुड़ता विवाद अभी थमता नहीं दिख रहा है। कर्नाटक के मांड्या में गणेश विसर्जन जुलूस पर नफरती गैंग की तरफ से हुए पथराव में विरोध में हिंदू संगठन के लोग भी सड़कों पर उतर आए और इस दौरान प्रदर्शनकारियों की पुलिस से झड़प भी हुई। दरअसल एक दिन पहले राम रहीम नगर से मस्जिद के सामने से गुजर रहे गणेश विसर्जन जुलूस पर कुछ उपद्रवियों ने पथराव कर दिया था, जिसके विरोध में हिंदू संगठन के लोग सड़कों पर उतर आए और नफरती गैंग के खिलाफ जमकर विरोध प्रदर्शन किया। भारी संख्या में प्रदर्शनकारी भगवा झंडे और पोस्टर लेकर पहुंच गए। इस दौरान हिंदू संगठन के कार्यकर्ताओं ने आगजनी भी की। वहां मौजूद पुलिस के जवानों ने प्रदर्शन कर रहे लोगों को हटाने की कोशिश की तो उनकी पुलिस के जवानों के साथ झड़प हो गई। हालात इतने बिगड़ गए कि पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा। दरअसल कल रात को गणेश विसर्जन जुलूस पर पथराव हुआ था। जुलूस राम रहीम नगर मस्जिद के सामने से गुजर रहा था, तब पत्थरबाजी की गई। इसके बाद दूसरे पक्ष ने भी पत्थरबाजी की। दोनों समुदायों में हाथापाई भी हुई। पत्थरबाजी में कई लोग घायल हुए। पुलिस ने इस मामले में 20 लोगों को गिरफ्तार किया है। मामले में 2 FIR दर्ज की गई हैं। इलाके में BNS की धारा 163 लागू की गई है। मध्य प्रदेश के बुरहानपुर में भी नफरती तत्वों ने हिंदू त्योहार को निशाना बनाया है। यहाँ गणेश विसर्जन के दौरान हनुमान चालीसा का पाठ किया जा रहा था, लेकिन वर्ग विशेष के लोगों ने यहाँ पथराव कर दिया। अचानक हुए इस पथराव के बाद यहाँ हड़कंप मच गया। कहीं न कहीं कानून व्यवस्था पर भी इस तरीके की जो घटनाएं हैं वो सवालिया निशान लगाती हैं। जिसके बाद हिंदू संगठन से जुड़े लोगों ने थाना जाकर जमकर हंगामा किया और पुलिस से आरोपियों के खिलाफ एक्शन लेने की मांग की। पुलिस ने मामले में 7 आरोपियों को हिरासत में लिया है और CCTV के आधार पर आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी की बात कही है। पथराव जरूर हुआ है और इस कारण जो है जो लोग इसमें इन्वॉल्व हैं, पुलिस ने उनमें से 7 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है और उनके खिलाफ FIR की जा रही है। कट्टरपंथियों की इस करतूत के बाद तनाव को देखते हुए पूरे इलाके में STF को तैनात कर दिया गया है। STF ने गांव में फ्लैग मार्च भी निकाला है। साथ ही किसी भी बाहरी को गांव में आने की इजाजत नहीं दी है। अब मोहन सरकार की पुलिस हिंदू त्योहारों पर विघ्न डालने वाले कालनेमियों पर एक्शन लेने की तैयारी में है। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने कुछ दिन पहले बयान दिया था कि भारत के मुसलमान कन्वर्टेड हैं और इसी बयान के बाद विवाद शुरू हो गया है। अब उत्तर प्रदेश के AIMIM अध्यक्ष शौकत अली कह रहे हैं कि आप तो नकली हिंदू हैं। इतना ही नहीं, शौकत अली का कहना है कि धीरेन्द्र शास्त्री को वेदों का ज्ञान नहीं है। वो हमेशा हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं। वो सरकार ने उनको छोड़ा हुआ है और वो आए दिन हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं। कैसे वो हिंदू राष्ट्र बनाएंगे? अगर मैं कहूँ कि हाँ ठीक है मैं मुस्लिम राष्ट्र बनाऊंगा तो आप उसमें मुकदमा कर दोगे। दरअसल पूरा विवाद धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के भारत में रहने वाले मुसलमानों को कन्वर्टेड बताने के बाद शुरू हुआ है, जिस पर पलटवार करते हुए शौकत अली ने धीरेन्द्र शास्त्री को ही नकली हिंदू बता दिया। असली मुस्लिम तो दूसरे देशों में, यहाँ तो सब कन्वर्टेड मुसलमान हैं। धन्यवाद। नकली हिंदू है धीरेन्द्र शास्त्री। सबसे पहले सनातन का मुझे अर्थ बता दे कि सनातन का अर्थ क्या होता है। सनातन के माने हिंदू होता है या हिंदू के माने सनातन होता है? असली नकली मुसलमान से शुरू हुई ये लड़ाई एक बार फिर हिंदू राष्ट्र और मुस्लिम राष्ट्र तक पहुंच गई है। उत्तर प्रदेश में एक तरफ योगी सरकार जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम कर रही है तो दूसरी तरफ पुलिस भी एक्शन में दिखाई दे रही है। गाजियाबाद में गुंडे बदमाश को जिला बदर करने के लिए अभियान चला रखा है, जिसके तहत बदमाशों को 6 महीने के लिए जिले की सीमा से बाहर किया जा रहा है और इसके लिए उत्तर प्रदेश पुलिस ने एक अनोखा तरीका भी निकाला है। और इसी तरह पूरे गाजियाबाद से माफियाओं को जिले की सीमाओं से बाहर करने के लिए ढुगढुगी बजाई जा रही है। माफिया बदमाशों के घर के बाहर स्पीकर के जरिए ऐलान किया जा रहा है। 6 माह के लिए जनपद गाजियाबाद की सीमाओं से बहिष्कार का आदेश पारित किया जाता है। योगी फोर्स ढोल नगाड़ों के साथ मुनादी कराकर इलाके को अलर्ट नहीं किया, बल्कि अपराधियों का बोरिया बिस्तर भी पैक कराकर जिले की सीमा से बाहर तक छोड़ते हुए नजर आई। कार्रवाई बताने के लिए काफी है कि योगी सरकार गुंडे बदमाश और माफिया पर कितनी सख्त है और जो कानून को हाथ में लेगा वो जिला बदर किया जाएगा। उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में ईद मिलादुन्नबी के मौके पर एक पोस्टर लगाया गया, लेकिन पोस्टर में माहौल बिगाड़ने के लिए कुछ ऐसी पंक्तियां लिखी गईं जिसके बाद यहां विवाद खड़ा हो गया। आरोपी पोस्टर के जरिए भड़काने की कोशिश कर रहे थे, जिसके बाद उत्तर प्रदेश पुलिस ने 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और अब आरोपी हाथ जोड़कर माफी मांगते नजर आ रहे हैं। और गिरफ्तारी के बाद देखिए कैसे कैमरे के सामने 5 आरोपी हाथ जोड़े कान पकड़कर माफी मांग रहे हैं।
और फिर दोबारा ऐसी गलती न करने की बात कर रहे हैं। दरअसल पूरा मामला इस विवादित पोस्टर के बाद शुरू हुआ। इस पोस्टर में 15 मिनट कुछ आया जैसी भड़काऊ बातें लिखी गई थी। पोस्टर सोशल मीडिया पर वायरल हुआ तो हड़कंप मच गया, जिसके बाद पुलिस ने आरोपी को पकड़ लिया। सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने के उद्देश्य से सोशल मीडिया पर एक पोस्ट डाली गई, जिसका तत्काल संज्ञान लेकर थाना अरवली बाजार पुलिस द्वारा अभियोग पंजीकृत कर 5 अभियुक्तों की गिरफ्तारी की गई। चुनाव के दौरान अकबरुद्दीन ओवैसी ने 15 मिनट वाला विवादित भाषण दिया था और उसी के जरिए आरोपी समाज को बांटना चाह रहे थे, लेकिन भड़काऊ भाईजानों को योगी फोर्स लाइन पर ले आई। उत्तर प्रदेश में नफरती नारे लगाने वालों की खैर नहीं है। कानपुर में मुस्लिम समुदाय के 2 गुट ही आपस में भिड़ गए। विवाद की वजह सोशल मीडिया पर एक विवादित टिप्पणी को बताया जा रहा है। वहीं हरदोई में भी एक युवक ने पैगंबर साहब पर आपत्तिजनक टिप्पणी की और इसके बाद मुसलमान समुदाय के लोगों ने थाने का घेराव किया। उसके बाद माहौल तनावपूर्ण हो गया। फीलखाना इलाके में एक ही समुदाय के 2 लोग भिड़ गए। बताया जा रहा है कि विवाद की शुरुआत सोशल मीडिया पर एक विवादित टिप्पणी से हुई। भीड़ में शामिल कुछ लोगों ने सिर तन से जुदा के नारे भी लगाए। घर पर कुछ अराजक तत्व जो थे वो यहाँ पर पहुंचे, उन्होंने पत्थरबाजी की और सर तन से जुदा के नारे लगाए। कानपुर पुलिस भारी फोर्स के साथ मौके पर पहुंची और लोगों से संयम बनाए रखने की अपील की, लेकिन अब इलाके में शांति बनी हुई है। कानपुर की तरह की हरदोई में एक युवक ने पैगंबर पर की आपत्तिजनक टिप्पणी। नाराज मुस्लिम समुदाय के लोगों ने थाने का घेराव कर लिया और आरोपी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की। उत्तर प्रदेश पुलिस हुड़दंगियों पर नजर बनाए हुए हैं। उम्मीद है पुलिस जल्द ही सिर तन से जुदा गैंग का हिसाब करेगी। उत्तर प्रदेश के संभल में सर्वे के दौरान हुई हिंसा के बाद से पुलिस ने अलग अलग इलाकों में कई चौकियां बनाई हैं। यहां कई चौकी बनाने का मकसद अपराध और अपराधियों पर काबू पाना है। भगत सिंह के नाम पर बनी चौकी का पहला मेहमान मोहम्मद जुनैद बना है। लेकिन संभल में पुलिस चौकी बनने से जहां एक तरफ स्थानीय हिंदुओं में खुशी का माहौल है, तो वहीं दूसरी तरफ कुछ लोगों को चौकियां बनने से परेशानी हो रही है। हालांकि वो खुलकर बोल नहीं रहे हैं। फायदा यही हो गया, रगड़े झगड़े कोई फसाद हो रहे हैं तो वो उसका फैसला करेंगे। कल संभल में शहीद भगत सिंह पुलिस चौकी का उद्घाटन हुआ। 13 गांवों के लोगों को इसका फायदा मिलेगा। ये इलाका मुस्लिम बहुल है। आसपास काफी संख्या में हिस्ट्री शीटर है जो लोगों को परेशान करते थे, लेकिन चौकी बनने से अब लोगों को परेशानी नहीं होगी। लोगों का कहना है कि पुलिस चौकी खुलने से उन्हें जरूर फायदा होगा, क्योंकि यहाँ पर छेड़खानी और आपराधिक घटनाएं बहुत ज्यादा होती थी, इसमें कमी आई। पहली गिरफ्तारी मोहम्मद जुनैद की हुई है। मतलब साफ है, नफरती गैंग पर नकेल कसने का योगी का फुल प्रूफ प्लान है। उत्तर प्रदेश में कब्जा करने वाले पर बुलडोजर एक्शन होना तय है। कोई कब्जा करेगा तो फिर बुलडोजर जरूर गरजेगा। अब कुशीनगर में सरकारी जमीन पर कब्जा कर मदरसा चलाने का आरोप लगा है और इसे लेकर शिकायतकर्ता ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को पत्र लिखकर कार्रवाई की मांग भी की है। हालांकि मदरसा संचालक ने इन आरोपों से इनकार कर जमीन को खुद का बताया है और दावा किया है कि पिछले 50 सालों से मदरसा बच्चों को तालीम दे रहा है। लेकिन पिछड़ा वर्ग आयोग के सदस्य ने जमीन पर दावा किया है और जमीन से जुड़े दस्तावेज भी पेश किए हैं। जमीन है और मेरे इंतखाब में सब कागज वगैरह है और ये लोग जबरदस्ती से कब्जा करके कभी ईदगाह साबित करते हैं लोग, तो कभी खेल के मतलब फील्ड साबित करते हैं, खेल के मैदान। जी ये गलत बात है। इसमें 24 डिसमिल जो है वो मदरसे के नाम से नहीं है। 8 डिसमिल जमीन उसमें रजिस्ट्री ली गई है बैनामा, उतने में मदरसा है। मदरसा संचालक पर आरोप है कि कागजों में हेरफेर कर जमीन को अपने नाम दर्ज करवाया गया है। इतना ही नहीं, मदरसा के पीछे 52 डेसिमल जमीन पर भी कब्जा किया है, जिसके बाद अब सीएम योगी से पूरे मामले में गुहार लगाई गई है। मामला सामने आने के बाद तहसीलदार ने जांच शुरू कर दी है। अगर जांच में कब्जा पाया गया तो बुलडोजर एक्शन होगा और कब्जा कर मदरसा चलाने का खामियाजा बच्चों को भुगतना पड़ेगा। उत्तर प्रदेश में चालान पर शुरू हुई सियासत थमती नजर नहीं आ रही। अखिलेश यादव ने 8 लाख का चालान तो नहीं भरा, लेकिन समाजवादी पार्टी ने पोस्टर जारी कर सियासी हाईवे पर रफ्तार जरूर पकड़ ली और ओवर स्पीडिंग को लेकर कटे चालान के विरोध में लखनऊ में पोस्टर लगा दिया। पोस्टर के जरिए उत्तर प्रदेश में बीजेपी सरकार को घेरने की कोशिश की। एक नया पोस्टर सपा कार्यालय के बाहर लगाया गया है, आप देख सकते हैं। इसमें लिखा है, कभी टोपी कभी गंगा जल, कभी चालान का बहाना, इनकी सियासत बस झूठ का फसाना। अखिलेश यादव ने दावा किया था कि उनकी गाड़ी का 8 लाख का चालान काटा गया है।
चालान जो हमें देना है अपनी गाड़ियों का, सरकारी गाड़ियां जो हमारी ओवर स्पीडिंग की हैं, एक्सप्रेस वे पर 8 लाख रुपए का है। इसी को लेकर समाजवादी पार्टी ने यूपी में पोस्टर पॉलिटिक्स शुरू कर दी है। अब बात धर्मांतरण के खेल की करेंगे। छत्तीसगढ़ के आदिवासी और पिछड़े इलाकों में लालच देकर इलाज के नाम पर और सनातन की बुराई बताकर लोगों का धर्म बदलवाने का खेल चल रहा है। ये खेल एक दो स्थान पर नहीं, कई जिलों में बड़े पैमाने पर चल रहा है। हिंदू संगठनों के लोग धर्मांतरण रोकने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन धर्मांतरण गैंग के समर्थन में भीम आर्मी उतर आई है, जो रोकने पर पुलिस और हिंदू संगठन के लोगों से उलझ रहे हैं। और अब आप इस भीड़ को देखिए, कोई जय भीम के नारे लगा रहा है, कोई जय जय श्री राम के नारे लगा रहा है। सैकड़ों लोगों की भीड़ है। ये तस्वीर छत्तीसगढ़ के बिलासपुर जिले के पचपेड़ी की है। चंगाई सभा में हिंदू से ईसाई बनने के लिए बड़ी संख्या में लोग जुटे थे। पुलिस के पहुंचने के बाद भीम आर्मी के लोग धर्मांतरण गैंग के सपोर्ट में आ गए। बिलासपुर में हिंदू संगठन के लोगों ने ऐलान किया कि वो इस तरह की गतिविधियों को नहीं होने देंगे। यहाँ से उखाड़ फेंकना हमारा आखिरी मकसद होना चाहिए। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में ही नहीं, बालोद और नवागढ़ में भी धर्मांतरण गैंग पर हिंदुओं को ईसाई बनाने का आरोप लगा है। बालोद में किराए के मकान में प्रार्थना सभा में लोगों को इकट्ठा किया गया था, तो नवागढ़ में गोदना गाँव में भोले भाले लोगों का धर्म बदलवाया जा रहा था। ऊपर से सीना चोरी भी करते हो। जरूरत है जबरन धर्मांतरण पर कड़ा एक्शन लेने की। उत्तर प्रदेश के मेरठ में न्यूड गैंग का खौफ पसरा हुआ है। आलम यह है कि यहाँ औरतें घर से निकलने से भी डर रही हैं। इस गैंग के सदस्य बिना कपड़ों के आते हैं और महिलाओं को खेतों में खींचने की कोशिश करते हैं। और यहाँ इस तरह की 6 घटनाएं सामने आ चुकी हैं, जिसके चलते मेरठ के भराला गांव में ड्रोन से निगरानी की जा रही है। कई जगहों पर सीसीटीवी लगाए गए हैं। पुलिस सादी वर्दी में खेतों में घूम रही है। गाँव के लोग लाठी डंडों के साथ पहरा दे रहे हैं। और ये सब इसलिए हो रहा है क्योंकि गांव में न्यूड गैंग का आतंक पसरा हुआ है। इस गैंग के सदस्य बिना कपड़ों के आते हैं और महिलाओं को खेतों में खींचने की कोशिश करते हैं। अब तक आधा दर्जन से अधिक महिलाएं इस गैंग का शिकार हो चुकी हैं। महिलाओं में इतना डर है कि उन्होंने घरों से निकलना बंद कर दिया है। उनका कहना है कि वो अब मजबूरी में ही बाहर निकल रही हैं। अब पुलिस के लिए ये बड़ी चुनौती है कि कैसे वो महिलाओं को इनके आतंक से मुक्ति दिलाती है। क्या आप अपने घर में एसी लगाकर सोते हैं या फिर आप अपने बेडरूम में एसी लगवाने की सोच रहे हैं, तो फिर ये खबर आपके लिए है। हालांकि ये खबर जरूर सामने आई और बेहद दुखद है, लेकिन एसी जो है वो मौसम की मजबूरी भी है। एसी ने फरीदाबाद के एक हंसते खेलते परिवार को उजाड़ दिया। बिल्डिंग में आग लगी हुई, बिल्डिंग जल रही है, अंदर लोगों की जान फंसी हुई है। तस्वीरें फरीदाबाद के ग्रीनफील्ड कॉलोनी की है, जहां एक 4 मंजिला इमारत में एसी फटने से भीषण आग लग गई। फरीदाबाद की इस 4 मंजिला इमारत में रह रहे सचिन कपूर और उनके परिवार के साथ, जो अपनी पत्नी रिंकू, बेटी सुजान और बेटे आर्यन के साथ सो रहे थे, लेकिन रात के करीब 3 बजे शॉर्ट सर्किट के बाद कंप्रेसर फट गया और भीषण आग लग गई और दम घुटने की वजह से सचिन कपूर, उनकी पत्नी रिंकू और बेटी सुजान की दम घुटने से मौत हो गई। हालांकि आग लगने के दौरान 24 साल के सचिन ने छत से छलांग लगा दी, जिससे उनकी जान बच गई, लेकिन उन्हें गंभीर चोटें आई हैं। आग लगने और दम घुटने से एक कुत्ते की भी मौत हुई है। एयर कंडीशनर को लोग अपनी सुविधा के लिए लगवाते हैं, लेकिन अगर इसकी सही तरीके से देखरेख न करें तो ये जानलेवा भी साबित हो सकती है, जैसा फरीदाबाद में देखने को मिला। गुजरात के मूसलाधार बारिश का कहर देखने को मिल रहा है। कई जिले भारी बारिश की वजह से बाढ़ की चपेट में हैं। नदियां उफान पर हैं। मकान हो, सड़क हो, हर जगह सैलाब ने कब्जा जमा लिया है। गाड़ियों की रफ्तार धीमी पड़ गई है। लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि बनासकांठा, कच्छ और अहमदाबाद में मूसलाधार बारिश की वजह से बाढ़ आ गई, जिससे कई इलाके जलमग्न हो गए। गुजरात के बनासकांठा से जो तस्वीरें सामने आईं, उसमें जहां नजर पड़ी वहां सैलाब ही सैलाब दिखाई दिया। सड़कों पर बहते पानी को देखकर ऐसा लगा कि वहां कोई नदी उतर आई हो। नदी का जलस्तर बढ़ने से पुल पर पानी आ गया, जिससे वहां से गुजर रही कुछ गाड़ियां बंद पड़ गईं। ऐसी ही तस्वीरें गुजरात के अहमदाबाद से सामने आईं, जहां भारी बारिश की वजह से नदी उफान पर आ गई, जिससे आसपास के इलाकों पर डूबने का खतरा मंडराने लगा। इस वक्त 1 लाख क्यूसेक पानी छोड़ा जा रहा है। निचले जो इलाके हैं उसमें अलर्ट रहने के लिए प्रशासन ने तैयारी दिखाई है और सूचना भी जारी की है। ऐसी ही हालात कच्छ में देखने को मिले। वहां भारी बारिश की वजह से सड़कों पर पानी भर गया, जिससे गाड़ियों की रफ्तार धीमी पड़ गई। गुजरात में बिगड़ते हालात को देखते हुए एनडीआरएफ ने भी मोर्चा संभाल लिया है।
गुजरात में बारिश के बाद से ज्यादातर नदियां उफान पर हैं। सरदार सरोवर डैम समेत कई जलाशयों पर दबाव भी देखने को मिल रहा है और उनके फाटक खोलने पड़े हैं और अब साबरमती नदी का जलस्तर भी लगातार बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, जिसकी गवाही दे रही है ये तस्वीरें। साबरमती पूरे उफान पर है और खतरे के निशान के करीब भी, जिसकी वजह से साबरमती का रिवर फ्रंट पूरी तरह से डूब गया है। हमेशा टूरिस्ट और स्थानीय लोगों से भरा रहने वाला रिवर फ्रंट बंद कर दिया गया है क्योंकि इसका लोअर प्रोमेनाड पूरी तरह से पानी में डूब चुका है। दरअसल साबरमती पर बने धरोई बांध से 1 लाख क्यूसेक पानी छोड़ा गया है। ऊपर से लगातार बारिश का दौर भी जारी है। पुलिस है, स्थानीय जो पुलिस है, उन्होंने भी लोगों को एहतियाती कदम उठाने के लिए और साथ ही नदी किनारे के आसपास न जाने के लिए भी सूचना दी है। इसी के साथ जो आगे के 1 से 2 दिन है उसमें भी अभी भी गुजरात में भारी बारिश की संभावनाएं व्यक्त की जा रही है, जिसे देखते हुए शहर में अलर्ट जारी कर दिया गया है और लोगों को सुरक्षित रहने को कहा गया है। पंजाब में बाढ़ से हालात और ज्यादा बिगड़ते जा रहे हैं। बाढ़ प्रभावित इलाकों में बोट के जरिए राहत का सामान पहुंचाया जा रहा है। मंगलवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा कर सकते हैं। पंजाब में भीषण बाढ़ से मुश्किलें बढ़ गई हैं। प्रभावित इलाकों में राहत और बचाव का काम जारी है। तस्वीरें फाजिल्का की हैं, जहां सतलुज नदी का जलस्तर बढ़ने से हालात और बिगड़ने लगे हैं। एनडीआरएफ और सेना के जवानों ने मोर्चा संभाल रखा है। बाढ़ प्रभावितों को जरूरत के सामान पहुंचाए जा रहे हैं। कई एनजीओ के कार्यकर्ता लोगों तक खाने पीने का सामान पहुंचा रहे हैं। मौसम विभाग ने पठानकोट, गुरदासपुर, होशियारपुर, नवांशहर और रूपनगर जिले में येलो अलर्ट जारी किया है। इन जिलों में भारी बारिश होने का अनुमान है। मंगलवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पंजाब जाएंगे। पीएम मोदी बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा करेंगे, साथ ही राहत और बचाव कार्यों की समीक्षा भी करेंगे। बिहार के कटिहार से कांग्रेस सांसद तारिक अनवर का एक वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है, जहां वो बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा करने के दौरान गांव वालों के कंधे पर सवारी करते नजर आ रहे हैं। और आप 1, 2, 3, 4 गिनते गिनते थक जाइएगा, लेकिन सांसद जी को अपनी पीठ पर बैठाया शख्स नहीं थकेगा। तारिक अनवर बिहार के कटिहार से कांग्रेस के सांसद हैं। इन दिनों गंगा तबाही मचा रही है। सांसद महोदय प्रभावितों से मिलने निकले थे। इसी दौरान रास्ते में कीचड़ और पानी मिल गया। सांसद जी जाते कैसे? जूता भी खोलना पड़ता, पैदल चलना पड़ता। तो आव ना देखा ताव सांसद महोदय गांव वालों के पीठ पर सवार हो गए। देखिए कैसे एक ग्रामीण पीठ पर बैठाए हुए हैं, एक पैर पकड़कर सहारा दे रहा है। पीछे पीछे चल रहा बॉडीगार्ड भी मदद में लगा है। रास्ता पैदल चलने लायक नहीं है। गांव वालों के पीठ पर बैठे सांसद महोदय को डर है कि कहीं वो गिर ना जाएं, इसलिए कंधा जोर से पकड़े हुए हैं। वीडियो देखते ही देखते वायरल हो गया। अब कांग्रेस सफाई दे रही है कि बाढ़ और कटाव पीड़ितों से मिलते मिलते उनकी तबीयत बिगड़ गई। वो ठीक से चल नहीं पा रहे थे, इसलिए गांव वालों ने उन्हें कंधे पर उठाकर बाढ़ प्रभावित इलाके का निरीक्षण करवाया। पहाड़ों पर हो रही बारिश का असर मैदानी इलाकों में भी देखने को मिल रहा है। आगरा में यमुना नदी का जलस्तर बढ़ने से हर तरफ सिर्फ और सिर्फ पानी दिख रहा है। हालात ये हो गए हैं कि सड़कों पर पानी भर चुका है, मंदिर डूबते नजर आ रहे हैं। आगरा में यमुना नदी का जलस्तर खतरे के निशान से बढ़कर 152.65 पहुंच गया है, जिसमें लगातार इजाफा हो रहा है। और इसकी वजह से यमुना का पानी ताजमहल तक पहुंच गया है। तस्वीरों में देखिए, सामने ताजमहल है और यमुना का पानी कैसे दीवारों से टकरा रहा है। लगातार बढ़ रहे वाटर लेवल के कारण अब लोगों की परेशानी बढ़ गई है। कई कॉलोनियों के साथ मंदिरों के गर्भगृह तक पानी पहुंच गया है, तो घरों में भी जलभराव होने लगा है। बाह तहसील में करीब 30,000 लोग प्रभावित हैं, जबकि 9,500 से ज्यादा बीघा फसलें तबाह हो चुकी हैं। प्रशासन लोगों से सुरक्षित जगह पर जाने की अपील कर रहा है। पानी आपकी दीवार को टच कर रहा है और घर को देखने में इसमें दरारें भी आ गई। तो हम आपसे आग्रह करते हैं, निवेदन करते हैं, पूरा स्टाफ, प्रधान जी स्वयं आकर निवेदन करते हैं कि कृपया करके आप हमारे द्वारा बनाए हुए केंद्र में जाके निवास कर लें। आने वाले दिनों में इसी तरह जलस्तर बढ़ता रहा तो परेशानी और बढ़ेगी। हालांकि प्रशासन की टीम लगातार राहत बचाव काम में जुटी है। और अब बात संगम नगरी प्रयागराज की करेंगे। यहाँ गंगा और यमुना खतरे के निशान से आधा मीटर दूर है, लेकिन पानी निचले इलाकों में भर गया है, जिससे इलाके के लोग परेशान हैं। सड़क पर बाढ़ का पानी बह रहा है। शमशान घाट पर कब्रिस्तान में पानी भर गया है। 10 शहरी और 5 ग्रामीण इलाके बाढ़ से प्रभावित है। देखिए कैसे सड़क पर बाइक का चक्का डूबा है। लोग कैसे घुटने भर पानी में आना जाना कर रहे हैं। प्रभावित इलाकों में एनडीआरएफ की टीम रेस्क्यू में जुटी हुई है। एक बड़ी आबादी कहें तो इस जल तांडव के चलते बाढ़ के चपेट में है और सीधे जो ये तस्वीर है ये आप इससे समझ सकते हैं कि आसपास जो ये कुटिया थी वो भी बाढ़ की जद में है। बाढ़ के चलते ये डूब चुकी है।
बीते 2 महीने में ये 5वीं बार है जब गंगा और यमुना नदियों के जलस्तर में तेजी से बढ़ोतरी हुई है। लगातार हो रही बारिश और नदियों के उफान से आधा शहर फिर से संकट में है। एक बार फिर पानी ने लोगों को घर छोड़ने पर मजबूर कर दिया है। लोग थक चुके हैं। बार बार घर का सामान समेटना, बच्चों और बुजुर्गों को सुरक्षित स्थानों पर ले जाना अब एक बड़ी चुनौती बन चुका है। उत्तराखंड के उत्तरकाशी में पहाड़ का एक बड़ा हिस्सा खिसकने की वजह से उत्तरकाशी गंगोत्री हाईवे बंद हो गया है और इससे वहां से गुजर रहे लोगों को, ट्रैफिक को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि घटना की जानकारी मिलने के बाद प्रशासन की टीम पहुंच गई, जिसके बाद पहाड़ का मलबा हटाने का काम तेज किया गया। दरअसल भारी बारिश की वजह से पहाड़ से बड़े बड़े पत्थर गिरने लगे। देखते ही देखते भारी मात्रा में पहाड़ का मलबा उत्तरकाशी गंगोत्री हाईवे पर जमा हो गया। चलते रहे। पहाड़ का मलबा हाईवे पर आने से लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा क्योंकि सड़क बंद हो गई। घटना की जानकारी मिलने के बाद प्रशासन की टीम पहुंच गई, जिसके बाद मलबा हटाने का काम शुरू किया गया। बुलडोजर की मदद से सड़क पर बड़े बड़े पत्थरों को हटाया गया। इसके बाद दोबारा हाईवे को चालू किया गया। हरिद्वार के काली मंदिर के पास एक बार फिर भयंकर लैंडस्लाइड देखने को मिल रहा है। भीमगोड़ा टनल के पास हुए इस लैंडस्लाइड से बड़े बड़े पत्थर रेलवे ट्रैक पर आ गए हैं और इसके चलते रेलवे ट्रैफिक जो है वो बाधित हो गया है, जिससे हरिद्वार देहरादून और हरिद्वार ऋषिकेश मार्ग पर ट्रेनों की आवाजाही रोक दी गई है। लैंडस्लाइड के कारण मंदिर के पास लगी लोहे की जालियां पूरी तरह से टूट गई हैं। आप देख सकते हैं सामने मंदिर है, उसी से लगी सीढ़ियों पर भी मलबा दिखाई दे रहा है। ट्रैक पर आए पत्थरों की वजह से ट्रेनें रोक दी गई हैं, तो यात्रियों को अब परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। जो मलबा जो फंसा हुआ है जाली वगैरह में, उसको हम काट कर निकाल रहे हैं और उसके बाद कोशिश है कि जल्द से जल्द हम ट्रैक क्लियर कराएंगे ताकि रेलवे का मूवमेंट स्टार्ट हो सके। फिलहाल ट्रैक को क्लियर करने के लिए 50 से ज्यादा कर्मचारी लगे हैं और दावा किया जा रहा है कि 8 से 10 घंटे में ट्रैक को बहाल कर दिया जाएगा। हिमाचल के लिए इस बार का मॉनसून कभी ना भूल पाने वाले डरावने सपने की तरह साबित हो रहा है। लगातार हो रही बारिश से पूरा का पूरा हिमाचल प्रदेश जो है वो तबाह होता नजर आ रहा है। बादल फटने से लेकर लैंडस्लाइड की घटनाओं से यहाँ हालात बेहद खराब हो गए हैं और अब एक बार फिर मंडी में हुई मूसलाधार बरसात से लोग खौफ में हैं। क्योंकि जब भी इस बार बारिश हो रही है अपने साथ तबाही लेकर आ रही है। मंडी में हो रही जोरदार बारिश की वजह से यहाँ के लोग एक बार फिर दहशत में हैं और अपने घरों में कैद होकर बारिश के रुकने का इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि जब भी पहाड़ों पर बारिश होती है बादल फटने का खतरा भी मंडराने लगता है। बारिश का पानी तेज बहाव के साथ घरों की ओर पहुँच रहा है, जिसकी आवाज दहशत पैदा कर रही है और किसी अनजाने खतरे का संकेत दे रही है। देखिए, पानी में बहकर कई गाड़ियां सड़कों से सरकते हुए गड्ढों के पास पहुंच गई है, जो कभी भी नीचे गिरकर क्षतिग्रस्त हो सकती है। हालांकि बारिश के बीच भी बाजारों में दुकानें खुली हैं, लेकिन इक्का दुक्का ग्राहक ही दुकानों तक पहुंच पा रहा है, क्योंकि जरूरी सामान से ज्यादा भी जरूरी है खुद को सुरक्षित रखना। Zee News।